हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर सेकंड में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, जिसमें हमने कार्बन के बेसिक्स को जाना। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर सेकंड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के बारे में। बच्चों, इन रूल्स को समझने के लिए पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा, जिस टॉपिक का नाम है KLMN कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, अगर हम किसी भी एटम की बात करें, चाहे हाइड्रोजन एटम है, चाहे ऑक्सीजन एटम है, या फिर कोई भी एटम है, तो इन एटम्स में एक तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये दो चीजों का बना होता है। एक तो है प्रोटॉन्स और दूसरा है न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में इमेजिनरी पाथ्स होते हैं। इमेजिनरी क्या होते हैं? पाथ्स। और इन पाथ्स को हम शेल्स बोलते हैं। हर एक शेल का अपना अपना नाम होता है। यानी ये शेल जो है ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, सो ऑन। ठीक है। और हर एक शेल का अपना अपना नाम है, जैसे एल शेल, एम शेल, एन शेल या के शेल है। ठीक है। अगर आप आगे भी काउंट करना चाहोगे तो फिर O, P, Q, R, S, T, ठीक है, सो ऑन। तो इन शेल्स में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी हमने पढ़ा कि जो एटम है वो दो चीजों का बना होता है। एक तो है न्यूक्लियस, जो जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में एक इमेजिनरी पाथ्स होते हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं। ये एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं और हर एक शेल का अपना अपना नाम होता है, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, एंड सो ऑन। इन शेल्स में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था और मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट
in a nucleus of an atom। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। किसमें? एटम में। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। और एटॉमिक नंबर मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब अगर ये मैं कहूं कि ये जो है ये न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, तो इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो यहां पे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे, यानी 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमने कहा था न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में इमेजिनरी पाथ होते हैं, तो उन इमेजिनरी पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस न्यूक्लियस के सामने जो पहली शेल है, उस शेल को हम, जैसे ये वाली 7 वाली शेल, इस शेल को हम के शेल बोलते हैं। और के शेल के बाद जो दूसरी शेल आती है उस शेल को हम एल शेल बोलते हैं। एल के बाद जो आएगी उसको एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है। के शेल में, इस के और एल शेल में अब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये जो एल शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों रखे हैं, इस बात को हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, कि मैं कह रहा हूं ये जो के शेल है इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे। क्यों हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमारे पास फार्मूला होती है और उस फार्मूला को हम इस टेबल से समझेंगे। जैसे मेरे पास है शेल नंबर, इसको मैंने डिनोट किया है एन से। तो यहां से फार्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल टू मल्टीप्लाइड एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हो गया शेल नंबर, एन का मतलब है शेल नंबर, कौन सी शेल होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, वैसे हमें वैल्यू देना है। देखो, न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल आती है वो शेल नंबर फर्स्ट कहलाती है, यानी n इज इक्वल टू 1। और वो कौन सी शेल है, वो है के शेल, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ वाली जो शेल है वो के शेल है। ठीक है, और के शेल फर्स्ट शेल बन गई। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू शेल नंबर क्या है 1, n की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है,
तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो आएगा 2, यानी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। सिमिलरली जो हमारा एल शेल है, एल शेल के बाद आती है, तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 2, ठीक है। तो फॉर्मूला में अगर यूज करेंगे 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली एम शेल, इसका जो वैल्यू है वो है 3n का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 3 का स्क्वायर जो बराबर है 9 के, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली जो एन शेल है हमारे पास, उसका वैल्यू आएगा 4n का। फॉर्मूला में अगर देखेंगे 4 का स्क्वायर वो होता है बराबर 4 इंटू 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमने के शेल में, अगर हम ऑक्सीजन का एटम देखें तो हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे थे, ठीक है, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और फिर हमारे पास बचे एटॉमिक नंबर 8 था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने के शेल में रखे, तो यहाँ पे कितने बचे अब 6, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे एल शेल में। एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, लेकिन हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए हमने एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। इस टेबल से हमें ये पता चला कि जो के शेल है, इस टेबल से हमें ये पता चला कि जो के शेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एन शेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। जैसे मेरे पास है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, यानी नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा, ये मान लो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। इसके सराउंडिंग्स में जो शेल्स है, सबसे पहली वाली शेल का नाम के शेल, ठीक है। यानी इसकी जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद वाली शेल को हम कहते हैं एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देखो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के शेल में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 में से 2 माइनस करो, वहां पे कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एल शेल जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन एल शेल की जो कैपेसिटी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ठीक है। ये वाली जो शेल है
यानी जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह फिल हो गए शेल्स में, इस वाली शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, इस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी वैलेंस शेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, वो शेल जहां पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, यानी उसके बाद हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जैसे हमने इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, हमारे पास इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं बचे, तो इस वाली शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल। ठीक है, ये शेल देखो, अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे हीलियम की, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन्स है और इसकी जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट किया तो के शेल में ही, के शेल की कैपेसिटी कितनी है? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहुंच गए, तो ये के शेल हमारी क्या शेल बन गई? वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम ऑक्टेट रूल को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऑक्टेट रूल 2 साइंटिस्ट्स ने दिया था, एक का नाम था गिलबर्ट न्यूटन लुईस और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कोसल। इन दोनों ने ऑक्टेट रूल दिया। गिलबर्ट न्यूटन लुईस एक अमेरिकन केमिस्ट थे। 1916 में गिलबर्ट न्यूटन लुईस और कोसल ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। गिलबर्ट न्यूटन लुईस और कोसल जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कहते हैं कि एटम्स जो होते हैं, ये कहते हैं एटम्स विल रिएक्ट, एटम्स will react to get most stable state state possible। गिलबर्ट न्यूटन लुईस अपनी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कहते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम, ये दोनों मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है,
ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो फिर ये आपस में कंबाइन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं ताकि ये अब स्टेबल हो जाए। ये क्या है? अनस्टेबल। यही बात जीएन लुईस और कोसल कहते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। गैल्बर्ट और कोसल क्या कहते हैं कि एटम जो है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं? स्टेबल होने के लिए। और ये कैसे स्टेबल होंगे? स्टेबल कैसे होंगे? या तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, या लूज करेंगे, या शेयर करेंगे। एक्चुअली ये जो गैल्बर्ट, न्यूटन, लुईस है और कोसल है, इन्होंने क्या देखा? अपनी जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इन्होंने पाया कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है एक एटम की, यानी वो स्टेट जहां से एक एटम, इनके कहने के मुताबिक, क्या हो जाता है? लेस रिएक्टिव हो जाता है। लेस रिएक्टिव मतलब स्टेबल होने के बाद वो एटम किसी दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा, उसी को हम लेस रिएक्टिव कहते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? जो मोर स्टेबल एटम होते हैं, वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। गैल्बर्ट और कोसल का ये कहना था, और उन्होंने कहा कि स्टेबल होने के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है। कंबाइन मतलब एक होना, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे मिले हैं और उन्होंने O2 बनाया है। इसी तरह गैल्बर्ट, लुईस और कोसल कहते हैं कि एक एटम स्टेबल होने के लिए या तो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, लूज करेगा, या शेयर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पाया कि अगर वैलेंस शेल में किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इस चीज को हासिल करने के लिए एक एटम, यानी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एक एटम चाहता है कि उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, और इसलिए वो गेन, शेयर या लूज करता है। किनको? इलेक्ट्रॉन्स को। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मेरे पास है सोडियम, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी ये सोडियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11 प्रोटॉन्स। सोडियम की के शेल में, ये के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। ठीक है,
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2 और 8 हो गए 10, अब 1 बचा, वो किस में आएगा? एल शेल में। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, किसके? सोडियम के, ठीक है। एम शेल की कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है शेल में? फॉर्मूला क्या है? n2n², ठीक है। 2 यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, 2 इंटू 9 इज इक्वल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे कितने हैं इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करता है ये एटम? अगर ये इसकी ये वाली शेल जो है, लास्ट वाली शेल, ये वैलेंस शेल है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करता है? ये वाला सोडियम ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या कर देता है? लूज कर देता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन से किसी ये इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे एटम को देता है। और इसकी जो वैलेंस शेल है, जब इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ठीक है। खत्म मतलब इसके पास नहीं रहा अब। तो अब इसकी वैलेंस शेल कौन बन गई? ये वाली। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसने कौन सा रूल अब फॉलो किया? ऑक्टेट रूल फॉलो किया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। इसी चीज को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। यानी ये रूल कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम समझेंगे। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्या है एटॉमिक नंबर? मतलब ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 8 प्रोटॉन्स। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ये के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। फिर ये हो गई एल शेल में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसकी वैलेंस शेल है, ठीक है। ये इसकी क्या है? वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास 6 ही है। तो ये 6 को लूज नहीं कर सकता। 1 को लूज करना आसान है, 6 को लूज करना आसान नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। तो इस तरीके से ये फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। जो सोडियम था वो क्या करता है? लूज करता है, ये गेन करता है। यही ऑक्टेट रूल का कहना है कि जो एटम है ये स्टेबल होने के लिए इसकी जो वैलेंस शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स या तो ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफर कैसे करता है? या गेन करता है या लूज करता है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब क्या कहता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल कहता है कि octet rule
says that atoms are most stable when atoms are most stable when their valence shell are filled with एट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही कहता है। इससे हमें क्या पता चलती है कि जो बॉन्डिंग है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है ये कि एक एटम कैसे बॉन्ड बनाता है। एक्सप्लेन बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कि एक एटम कैसे बॉन्डिंग करता है दूसरे एटम के साथ और फिर क्या बनाता है, कंपाउंड। ठीक है, या मॉलिक्यूल। तो ये हमें ऑक्टेट रूल समझ आया। लेकिन इस ऑक्टेट रूल का जो है इसकी लिमिटेशंस भी है। कई जगह ये अप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि इसका कहना है, ऑक्टेट रूल का कहना है कि अगर कोई एटम स्टेबल हो जाता है तो फिर वो रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, पार्ट नहीं लेगा। जैसे हमारे पास है नोबल गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जैसे है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन, रेडॉन। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स हैं इनके, ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि ये स्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ज़ेनॉन है ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे हमारे पास ये है क्रिप्टॉन है, ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, रिएक्ट करता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस है कि मतलब इसका कहना है कि जो स्टेबल हो गया बाद में वो रिएक्शन में वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे ज़ेनॉन है, ये स्टेबल है, इस तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट ये करता है, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, या हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले होंगे तो इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नाइट्रोजन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। ठीक है, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ये नाइट्रोजन है,
इसकी जो वैलेंस शेल है ये वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। इसकी वैलेंस शेल बन गई, ये ऑक्सीजन आ गया। कितनी इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो, इस इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 आने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, इनकी स्टेबिलिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। या मेरे पास है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी भी ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे NO2 है मेरे पास, कैसे होगा ये मॉलिक्यूल, कैसे बनेगा? ये N है मेरे पास, इसके पास कितने वैलेंस शेल में? 5। ये ऐसे हम बनाएंगे अभी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से ऑक्सीजन आया, इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। इसने इसके साथ इसे बॉन्ड बनाया यहाँ से। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो स्टेबल हो गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन स्टेबल नहीं हुआ। देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके पास कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेबल नहीं हुआ। इस तरीके से जो ऑक्टेट रूल है ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब दूसरा जो रूल है ऑक्टेट रूल, उन एटम्स की भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई जिन एटम्स की वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। यानी कि ऑक्टेट रूल कहता है कि वो एटम स्टेबल है जिसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा वही स्टेबल है। लेकिन हमारे पास एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है, एटॉमिक नंबर जो है वो है 1। यानी हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा, ये मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1 प्रोटॉन। और ये रही के शेल। ठीक है, के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो मैं इसमें फिल कर देता हूं। ठीक है, तो ये कौन सी शेल बन गई? वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल, यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एटम स्टेबल है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान नहीं है। तो इसलिए ये क्या ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास है हीलियम एटम। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे। ये रही के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंस शेल बन गई।
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से? 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होगा तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हीलियम भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। तो ऐसे एटम्स के लिए जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं, ऐसे एटम्स के लिए रूल है जिसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल कहता है कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम स्टेबल है। जैसे ये हीलियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हीलियम एटम क्या है? स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन एटम की, जो हमने पहले बात की थी। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होंगे और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसकी जो वैलेंस शेल में है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरीके से इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया और ये क्या हो गया? स्टेबल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम स्टेबल है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये रूल वो वाले एटम फॉलो करते हैं जिनके पास खाली कौन सी शेल होगी? के शेल। क्योंकि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे ही होगा, जिसमें हम कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे।